नमस्कार दोस्तों। अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फिर से बहुत तेज़ी से चर्चा में आ गई है, क्योंकि 22वें विधि आयोग ने 22वें लॉ कमीशन ने जो है उसका एक ड्राफ्ट जनता के विमर्श के लिए प्रकाशित कर रखा है, उसको पब्लिश किया हुआ है और जनता उस पर अपनी ओपिनियन दे रही है। तो आपने सुना भी होगा कि अभी इतने दिनों में ही जो है लगभग 8.5 लाख लोगों ने जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ऐसा समाचारों में बता रहे हैं। तो हम लोग एक बार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख लेते हैं शुरू से आखिरी तक। इसको जो है एक्चुअली द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल से हमने कुछ पॉइंट उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और उसके बाद उसके अलावा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं शुरुआत से, मींस जो इस तरीके के एक्ट्स हैं जो विभिन्न अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग बने हुए हैं, इन एक्ट्स के डेवलपमेंट की शुरुआत से लेकर के और आज तक के उनके डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है ये। तो इसके बाद आपको, इसे देखने के बाद आपको ये 100% श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि शायद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो समान नागरिक संहिता की ज़रूरत जो है एक बहुसांस्कृतिक समाज में पड़ती है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो है 8 धर्म है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी। तो ये कम्युनिटीज़ जो हैं, इन कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबकी अपनी अपनी जो है धार्मिक आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं। तो ये जो टर्म हैं जो धार्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इन धार्मिक जीवन से जुड़े हुए टर्म्स की वजह से, इन शब्दों की वजह से व्यक्ति के जीवन में अंतर है। और जो व्यक्तिगत जीवन के स्तर पे जब बात आती है तो इन मान्यताओं, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, इनको निभाने के लिए हमें अलग अलग तरह के कानून बनाने पड़ते हैं। तो ये शासन के लिए हमेशा से बड़ा चुनौती भरा रहा है कि एक ऐसा समाज जिसमें इतनी ज़्यादा धार्मिक विविधता हो या इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता हो, उसके लिए आखिरकार एक साझा कानून कैसे बनाया जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जब बनाने की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि अधिकांश अधिनियम जो भी संसद पारित करती है वो सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन फिर भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जब की जाती है तो देखिए किन मैटर्स को लेकर के, वो कौन से मैटर हैं जिन पर नियम एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक तरह से कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर पर्सनल मैटर्स है। आप कह सकते हैं इसको कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर पर्सनल मैटर्स। और वो पर्सनल मैटर्स क्या हैं? तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकार संबंधी नियम, एडॉप्शन गोद लेने संबंधी नियम, और मेंटेनेंस, अगर मान लीजिए डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स के बाद जो देना पड़ता है गुजारा भत्ता, उस गुजारा भत्ता से रिलेटेड नियम। तो इतने ये 5 पॉइंट्स जो हैं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर सभी धर्मों के लिए अलग अलग या सभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं। अब यहाँ आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो समान नागरिक संहिता है ये हमेशा से ही एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। और कंट्रोवर्शियल इशू रहा है क्योंकि भारत में रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमने आपको जो है 8 धर्म गिनाए, तो 8 में से जो है 7 धर्मों के तो सीधा प्रत्यक्ष तौर पे जो है आपको डिटेल मिल जाते हैं। मतलब डिटेल तो आप 8वें के भी निकालेंगे, ज्यूज़ के, यहूदियों के भी, तो वो भी मिल जाएंगे। ज्यूज़ के बारे में एक खास बात आपको बता देते हैं, कभी हो सकता है कन्फ्यूज़ करने के लिए पीटी वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए। यहूदियों से रिलेटेड भारत में किसी भी तरह का कोई भी अधिनियम कभी अलग से नहीं बनाया गया है। तो बाकी के जो 7 धर्म हैं उनके लिए जो है अधिनियम बनाए गए हैं। और उन अधिनियमों में भी आप जो है मुस्लिम धर्म के लिए देखिए जो अधिनियम बनते हैं वो शरिया कानून के अनुसार चलते हैं। उनके जो सारे रूल्स हैं वो शरिया कानून पर बेस्ड हैं। और उनके कानून बनाने का काम जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो वो करता है। बाकी ऐसे कोई बहुत विशेष एक्ट्स वगैरह कभी संसद वगैरह से पारित नहीं किए गए। इवन जो है ये ट्रिपल तलाक को आप देख लीजिए, ट्रिपल तलाक जो है 1 अगस्त 2019 से लागू हुआ भारत में, तो ट्रिपल तलाक ही एक है। बाकी जब भी प्रयास किए गए हैं तो इसके पहले जो प्रयास किए गए हैं, जैसे शाहबानो केस आया था 1985 में, तो शाहबानो केस के टाइम पे एक बार
सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया ऐसा कि जिसमें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंज करने जैसी स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर भी उस समय जो है एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे पार्लियामेंट के, उन्होंने जो है एक बिल लाया, उनका नाम था तुफ़ैल अहमद। तो उन्होंने बिल लाया और उस बिल को ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही पलट दिया गया। तो इस तरीके से मुस्लिम लॉ में बहुत ज़्यादा एक्ट्स ऐसे पारित नहीं हुए। ऐसा नहीं कि एक्ट्स पारित नहीं हुए, एक्ट्स पारित हुए हैं। आपको मिलेगा 1937 में जो है उनका एक एक्ट पारित हुआ, वो 1937 का जो एक्ट है वो अभी आज तक जो है चला आ रहा है। बाकी आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये जैसे 1937 का एक्ट जो है वहाँ पे काम करता है उन लोगों की पर्सनल लाइफ में, बेस्ड ऑन उसको जो है शरिया एप्लीकेशन एक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसको भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है 1973 में बना, जबकि वो एक्ट जो है वो पहले से ही बन चुका था। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाने से क्या असर पड़ेगा? तो असर क्या पड़ेगा? यूनिफॉर्म अगर सबके लिए समान कानून हो जाते हैं इन डायमेंशन से रिलेटेड, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनसे रिलेटेड अगर एक जैसे कानून सबके लिए बन जाते हैं तो असर क्या होगा? असर यही होगा कि जो इन मैटर्स से रिलेटेड अलग अलग कानून हैं अलग अलग धर्मों के लिए, वो सारे कानून जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो कौन कौन से कानून खत्म हो सकते हैं, तो इसको आप एक बार ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि पीटी में भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से जो है अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, और उसके बाद में जो सरिया लॉ है, सरिया एप्लीकेशन लॉ 1937, ये भी जो है समाप्त हो जाएगा। और देखिए, इस सरिया लॉ के बारे में आगे लिखा हुआ है कि ये अकेला एक ऐसा लॉ है जो कि टोटली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर डिपेंड है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट आज तक अभी उस तरह का नहीं हुआ है। जैसे बाकी में आप देखेंगे कि एक्ट पारित किए गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, तो इस तरह का यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो है सरिया एप्लीकेशन लॉ 1937 में जैसा था वैसा ही आज भी चला आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमेशा से ही बहुत ही ज़बरदस्त बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही कल्चरल देश है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इसलिए एक बहुत बहस का मुद्दा रहना स्वाभाविक बात है। और अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान क्या कहता है, तो संविधान में अगर आप गौर करेंगे तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP हैं, उन DPSP में आर्टिकल 44 में राज्य को ये काम दिया गया है कि समय के साथ जो है राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएगा। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 25 से 28, जहां एक तरफ आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे मूलाधिकारों से आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, उनमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। और ये हर सेक्ट को मूलाधिकार के तौर पर उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान इस तरीके से दो जगह पे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है और एक जगह पर समान नागरिक संहिता की बात भी करता है। बाकी आगे हम देखेंगे कि जब संविधान बना तो उस समय समान नागरिक संहिता को लागू क्यों नहीं कर पाया गया, आगे हम लोग ये भी देखेंगे। आप फिलहाल आगे देखिए, तो इस तरह से जो आर्टिकल 44 है उसने जो है राज्य सरकार को, राज्य सरकार नहीं, राज्य के विवेक पर छोड़ दिया, मीन्स लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट के विवेक पर छोड़ दिया कि वो कब समान नागरिक संहिता लेकर के आती है। और अगर अब प्रेजेंट टाइम में इस समय जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बातचीत हो रही है, तो हम एक बार जो है आज़ादी के बाद से अगर देखें कि क्या डेवलपमेंट रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, तो इस टाइमलाइन को हम लोग एक बार देखते हैं, ताकि कहीं मेंस वगैरह में अगर आंसर राइटिंग करनी पड़े आपको, या प्रीलिम से भी कोई स्टेटमेंट आपको कभी कोई कंफ्यूज करने वाला मिल जाता है तो क्लैरिटी आ जाए। तो आप देखिए, इसमें प्रेजेंट टाइम की टाइमलाइन में आप देखिए, सबसे पहला क्या है कि आज़ादी के बाद में जो है आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन और सिख, इनको जो है हिंदू लॉज के अंदर ही इंक्लूड माना जाता है। तो बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख ये चारों एक ही हिंदू लॉज के ही अंदर इंक्लूडेड माने जाते हैं। तो आज़ादी के बाद इन चारों को लेकर के जो है कानून बना दिए गए। देखिए, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए उन्होंने मन बनाया था और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। और
डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसका सपोर्ट भी किया था, और अंबेडकर जी के सपोर्ट को बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी बहुत ज़्यादा निंदा की, और अंततोगत्वा उन्हें जो है त्यागपत्र भी देना पड़ा उस समय संसद से। तो वो लाना तो चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन वो ला नहीं पाए। तो फाइनली ये कहते हैं कि फिर उन्होंने अंत में हिंदू कोड बिल ही लेके आए, तो जिसके अंदर जो है 4 एक्ट शामिल थे, और 1956 में ये एक्ट पारित हो जाते हैं। तो कुछ लेखक जो है उसको ये भी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल कुछ और नहीं था, एक छोटा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्जन था। ये जो है एक लेखक है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो नाम है उनका अपर्णा महंता, आप अगर कहीं देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अपर्णा महंता जी ने ये लिखा है कि ये कुछ नहीं था, केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोटा वर्जन था, जो हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर 4 एक्ट थे जो पारित किए गए। तो इस तरीके से आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो बुद्ध, बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख धर्मों के लिए तो ले आए कोड। उसके बाद ये जो कोड बिल आया था, इस कोड बिल में क्रिश्चियंस, ज्यूज़, मुस्लिम्स और पारसीज़ को अलग रखा गया था, इनको एग्जम्पशन मिला हुआ था। इनके लिए उस समय कहीं पे कोई भी बिल ऐसा पारित नहीं किया गया। दूसरा ये ध्यान रखना है अपने को, केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा सिविल कोड के नाम से। वहाँ पे आप देखेंगे तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो 1937 का शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, ये भी वहाँ लागू नहीं होता है। ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट जो है ये एक्चुअल में एक तो वहाँ लागू नहीं होता है, और एक जगह और है जहाँ पे ये लागू नहीं होता है। ये लागू नहीं होता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर जो है शादी की हो, भले ही वो कोई मुस्लिम व्यक्ति क्यों ना हो। ओके, तो ऐसे किसी मुस्लिम व्यक्ति पर भी शरिया एप्लीकेशन एक्ट लागू नहीं होता है जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर शादी की हो। तो अब आप देखिएगा कि गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पे गोवा सिविल कोड के तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि और यूनिफॉर्म सिविल कोड पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाना चाहते थे, उसके बाद से भारत में दोबारा ये मुद्दा उभर के आता है। शाहबानो के केस में, शाहबानो जो एक महिला थी 73 साल की, और 40 साल शादी में रहने के बाद, 40 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उन्होंने तलाक लिया, और उस तलाक में जो है जब गुजारे भत्ते का मैटर आया तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था। तो उस समय जो है CRPC के सेक्शन 125 जो कि पति के ऊपर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी की व्याख्या करता है, उसको एप्लीकेबल किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोलते हुए कि पत्नी और बच्चों के रखरखाव में विभेद जो है किसी धार्मिक आधार पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेक्शन 125 जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन उस समय जो है वही तुफैल अहमद जी ने जो है लेकर के आए एक बिल संसद में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो, और बिल ला करके उन्होंने जो है वहाँ पे उस समय वो बिल पारित हुआ, और पारित होने के बाद सेक्शन 125 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से एप्लीकेबल किया था ऑन द शरिया एप्लीकेशन एक्ट, उसको रिपील कर दिया गया। तो अब जो है सेक्शन 125 शरिया एप्लीकेशन एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता है। तो अब आप देखिए आगे, तो वो जो एक्ट लेके आए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन टू राइट्स ऑफ डिवोर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि संसद में 2 बार प्रस्ताव आ चुका है समान नागरिक संहिता को प्रस्तुत करने का, एक बार 2019 में, एक बार 2020 में, लेकिन दोनों ही बार जो है इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका, संसद में वापस ले लिया गया। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अब कि कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज एवरी रिलीजन विल से इट हैज़ ए राइट टू डिसाइड वेरियस इशूज एज ए मैटर ऑफ इट्स पर्सनल लॉ, वी डोंट एग्री विद दिस एट ऑल, इट हैज़ टू बी डन थ्रू ए डिक्री ऑफ ए कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि ये अब हम इसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते कि हर आदमी ये कहता घूम रहा है कि हमारा धर्म है, तो ऐसे फिर हम जो है कि कितने लोगों की बात मानेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, तो 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 185 पेज की रिपोर्ट जारी की, और उसने कहा, लॉ कमीशन ने जो स्टेटमेंट दिया, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज जो समाज की स्थिति है या जो देश की स्थिति है उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बावजूद भी 2019-20 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में रखने का प्रस्ताव था, कोशिश भी की गई, लेकिन जो है उसे वापस लेना पड़ा। और अब इस समय फिर से एक बार जो है 22वें लॉ कमीशन ने इस पर जो है अपने विचार जनता के साथ विमर्श करने के लिए इसको ड्राफ्ट को बाहर रखा हुआ है। इस पर जनता के ओपिनियन ले रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, हाँ आगे देखिए। तो अब एक बार ज़रा जो है जितना भी डेवलपमेंट हुआ है
धार्मिक आधार पर अधिनियमों का, इसको एक बार जो है इतिहास भी देख लेते हैं इसका कि आखिरकार ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। ये इतिहास का देखिए अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यापक कोई परिप्रेक्ष्य ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक बार जो है सारा सिनेरियो हमारी आंखों के सामने आ जाए और एक परिपूर्ण संपूर्ण समझ डेवलप हो सके हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, इसलिए यहाँ पे इतिहास को थोड़ा इंक्लूड कर लिया है। दूसरा ये कि आप देखते होंगे कि पीटी में आजकल जो है कभी बहुत ज़्यादा डीप में जाके भी क्वेश्चन, और ख़ास तौर से ऐसी जगहों से ही निकालते हैं जहाँ पर जो है लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है या फिर जिस चीज़ को हमने जो है अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिस्ट्री भी इंक्लूड कर ली, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ आप देखिए कि अंग्रेज़ जो है वो हमेशा से ही प्रयास कर रहे थे इस बात का कि किसी भी तरीके से यहाँ के जो लॉज हैं उनको एक जगह पे कोडिफाई कर दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने कभी कोशिश की तो उस कोशिश में उन्होंने ये पाया कि जो है धार्मिक मान्यताओं के कारण उनका इस मामले में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो उस बहुत ज़्यादा विरोध की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, और आप देख सकते हैं 1840 में जो है एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है लेक्स लोकी। तो ये लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840 की थी। इसने रिकमेंड किया कि भारत में जो लॉज हैं तो हम क्राइम्स से रिलेटेड लॉज, एविडेंसेस से रिलेटेड लॉज, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज को कोडिफाई कर देते हैं, इनको जो है कॉमन लॉज बना के इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं हिंदूज़ के या मुस्लिम्स के, इनको जो है इस कोडिफिकेशन से बाहर रखा जाए, इनको इंक्लूड नहीं करना। पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, हमें इनको जो है कोडिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करना, हम सिर्फ क्राइम्स को, एविडेंसेस को और कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इसको आप जो है इसको इम्पॉर्टेंट यहाँ इसलिए लिखा है हमने कि ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी आप मान सकते हैं कि अगर वो चाहते तो, जब उन्होंने क्या नहीं किया, आप सोचिए कि अंग्रेज़ों ने क्या नहीं किया, भारतीय समाज का, भारतीय जनता का, भारतीय जन धन हर चीज़ का शोषण करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के शोषण किया है। तो वो चाहते तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी ऐसा कुछ कर देना, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को अपने लालच में नहीं किया। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि लेक्स लोकी रिपोर्ट ने 1840 में ये बात की। यहाँ जो है आप एक तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है पहला बीज है दोनों समाजों में फूट डालने के लिए, उनमें एक कारण छोड़ देना, जबकि आप वो अधिनियम बना सकते थे। आप आगे देखेंगे तो आगे देखिए आप कि ये जो पर्सनल लॉज थे ये लोकल कोर्ट्स और पंचायत्स में लागू होते थे। अलग अलग आदमी, जैसे जिस आदमी का केस है और वो जिस धर्म से रिलेटेड है तो उसके ऊपर वही कानून लागू हो जाता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धार्मिक किसी भी केस में या धार्मिक मामले में सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी या ब्रिटिश शासन हस्तक्षेप नहीं करता था, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर कभी आपको ऐसा बोला जाए तो आप इसे गलत ही मानेंगे। सरकार जो है एक्सेप्शनल केसेस में इंटरफेयर भी करती थी, मींस ब्रिटिश शासन जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में इंटरफेयर भी करता था, भले ही वो मामला जो है पर्सनल लॉ से रिलेटेड क्यों ना हो। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश टाइम में कौन कौन से लॉ ऐसे पास किए गए। बहुत ज़्यादा लॉ नहीं है, आप देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1857 के पहले जो है एक लॉ दिखाई देता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपने देखा होगा, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। उसके बाद दूसरा एक्ट आप देखेंगे 1864 में आता है जो क्रिश्चियंस की शादी के लिए था। उसके बाद आप तीसरा एक्ट देखेंगे जिसमें पहली बार महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, और ये एक्ट था इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865। ये एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 ही आगे चल के जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बनता है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 वर्तमान समय तक भी जो है चला आ रहा है। और आज भी जो पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी या और कोई अदर कम्युनिटी है तो उनमें जो सक्सेशन का मैटर होता है, अगर कोई बिल बना नहीं पाए, देखिए सक्सेशन दो तरीके से होता है, या तो कोई बिल बना के चला गया और बिल बना दी उसने, तब फिर तो किसी तरह का कोई झगड़ा ही नहीं, जिसको जो देना था वो दे के चले गए, लिखा हुआ है साफ साफ अकॉर्डिंग टू बिल शेयर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर बिल नहीं बना पाए हैं तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेस्टेड प्रॉपर्टी, और जो है इंटेस्टेड प्रॉपर्टी के शेयर को फिर कैसे तय किया जाएगा, इसके लिए जो है ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 आज तक काम कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा ये कि 1865 में बना था, ये पहली बार महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, और वर्तमान समय में आज भी यही एक्ट काम कर रहा है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 रिगार्डिंग टू पारसीज एंड क्रिश्चियंस एंड अदर कम्युनिटी अगर कोई है तो। उसके बाद में
और लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इस 1865 के एक्ट में मुस्लिम महिलाएं तब भी शामिल नहीं की गई थी, इवन मुस्लिम महिलाएं आज भी शामिल नहीं है। आगे देखिए द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, देखिए उस समय लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि जिन्हें होगा कि नहीं हम अपने फिर भी जो है धर्म या इससे बाहर निकल के जो है शादी करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग थे कुछ तो उनके लिए जो है एक्ट बनाया गया था 1872 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक्ट जो है सिविल मैरिज का ऑप्शन देता था, लेकिन इसकी जो एक खास बात थी वो ये थी कि ये उन्हीं लोगों को एक्सेस देता था, लिमिटेड एप्लीकेशन था इसका, कि जो ये अपने आप को अपने धर्म से रिनाउंस घोषित कर देते थे, मीन्स कह देते थे कि हमारा अपने धर्म से अब कुछ लेना देना नहीं है। और कहते हैं कि मोस्टली ये जो है नॉन हिंदूज कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल था। तो अब आप देखिए उसके बाद में जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्ट आता है, वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1923। देखिए महिलाओं को आर्थिक अधिकार जो है कभी ऐसे सुनिश्चित कभी किया ही नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इसलिए महिलाओं को कभी भी जो है उनके साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हर तरह से होता ही आया है। तो लेकिन तो इसलिए 1865 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस बात का प्रयास किया। उसके बाद देखिए इनके लिए दूसरा जो है वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट आता है 1923 में, और उसके बाद आप देखेंगे तो 1928 में हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट आता है। और उसके बाद जो है 1928 के बाद हम आपको बताते हैं कि 1928 के बाद 1933 में एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की। तो ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई, अब आप देखिए जो 1872 में अधिनियम में पारित किया गया था, जिसमें आपको बताया था लिमिटेड एप्लीकेशन था कि अगर आप अपने आप को अपने धर्म से रिनाउंस घोषित कर देते हैं तो फिर आप जो है सिविल मैरिज का ऑप्शन है आपके पास। तो 1933 में जो ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी मेनन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हमें तलाक चाहिए कोर्ट में, अगर हमें कोर्ट में जाकर तलाक लेना है, तो मीन्स ऐसा था कि इसके पहले कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर अपना प्रस्ताव पारित कर दिया था। लैंगिक समानता की बात कांग्रेस के प्रस्ताव में की जा चुकी थी, पारित हो चुकी थी। तो उसके बाद ये 1933 में जो है ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसमें जो है लक्ष्मी मेनन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हमें कोर्ट में जाकर तलाक लेना हो तो हमें पहले अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, या हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारा अब हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम महिलाओं के लिए मतलब हमारे साथ कितना बड़ा पक्षपात है। तो उनकी इस बात की वजह से आप देखेंगे कि आगे एक एक्ट बनाया जाता है, हिंदू वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937, और इस एक्ट को देशमुख बिल के भी नाम से जाना जाता है। और इसी एक्ट ने जो है आगे अभी पूरे रिफॉर्म इस एक्ट में हो नहीं पाते हैं, तो एक कमेटी बनाते हैं, ये एक्ट इसी एक्ट के थ्रू एक कमेटी बनती, BN राव कमेटी। और ये BN राव कमेटी जो थी, तो देखिए जो लक्ष्मी मेनन ने मुद्दा उठाया था उस समय, उस मुद्दे से केवल ये बात सामने निकल के आई थी कि जितने भी हिंदू लॉज अभी तक सेपरेट अलग अलग बने हुए हैं, इन सारे हिंदू लॉज को एक जगह इकट्ठा करके और एक कॉमन लॉ बनाया जाए, और उसमें जो कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत हो वो किया जाए। तो इसलिए ये BN राव कमेटी बनाई गई थी। तो वो BN राव कमेटी बनाई गई और वो काम करती रही। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो BN राव कमेटी बनाई गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसकी रिपोर्ट पे आगे ऐसा कभी कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तब तक जो है आप देखेंगे कि भारत जो है आज़ाद हो चुका था। ये कमेटी जो है इस तरह के मैटर्स को लेके पेंडिंग ही पड़ी रही। और उसके बाद जो है इसी कमेटी से आगे जो कुछ और कमेटी डेवलप हुई होंगी, तो उन कमेटीज़ के थ्रू ही जो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स में आप देखिए हिंदू लॉ कमेटी बोलते हैं, जो वास्तव में आज़ादी के बाद जिस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था उसको हिंदू लॉ कमेटी की रिपोर्ट बोलते हैं। तो हिंदू लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर 1948 से लेकर 1951 और 1951 से लेकर 1954 तक जो है विचार किया गया, और विचार करने के बाद फाइनली जो है हिंदू कोड बिल 1956 लाया गया। इसके अंदर 4 एक्ट शामिल थे। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जब ऐसा नहीं हो पाया तो फाइनली उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल लेके आए। हालांकि विरोध इसका भी बहुत बृहद स्तर पे हुआ था। तो इसीलिए जो है इसको जो है कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है ये लेसर वर्जन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि 1956 में पारित किया गया, जिसके अंदर 4 सेपरेट एक्ट थे। और ये 4 सेपरेट एक्ट कौन कौन से थे ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है आपसे। द हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एंड एडॉप्शंस एंड
मेंटेनेंस एक्ट। नीचे देखिए नोट में हमने डाल भी दिया है स्लाइड में। इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें इसकी तो आप उसे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, लगता हो कि पर्याप्त जानकारी मिल रही है, लाभदायक है आपके लिए, तो आप इसको आगे अपने किसी दोस्त को भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर हो सके संभव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से एटलीस्ट हमें ये पता तो चलेगा कि हमें जो है अपने में आपको किस तरह की चीज़ें देनी है और क्या सुधार करना चाहिए, या फिर जो है आगे आपको कोई टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है या आप कोई स्पेशल वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए। आपका सहयोग बड़ा ज़रूरी है इसमें। नोट में मैंने डाल दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज सपोर्टर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एट दैट टाइम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई, इन्हें जो है संसद से उस समय त्यागपत्र देना पड़ा। और उस समय आप देखिएगा जब हिंदू कोड बिल पारित हुआ तो संसद में ये दो महिलाओं की देखिए एक बड़ी चीज़ थी। हमने आपको बताया ना, ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस 1933 में लक्ष्मी मेनन के स्टेटमेंट के बाद से ही ये प्रयास हो रहा था कि किस तरीके से सारे कानूनों को मिला जुला के एक कर दिया जाए। तो BN राव कमेटी तो जो है उस समय आप देखें केवल जो है हिंदू लॉज को इकट्ठा करना चाहती थी, मीन्स एक कॉमन लॉज बनाना चाहती थी। तो जो कॉमन लॉज बनाना चाहती थी तो जब ये हिंदू कोड बिल पारित होता है तो उस समय महिलाओं को या फिर जो वीमेन कांग्रेस थी उनको काफ़ी मतलब असंतोष जताया उन्होंने। तो दो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता, इन दोनों लोगों ने खुल करके विरोध किया। यहाँ देखिए वो लिखा नहीं है, एग्जैक्ट लिखना भूल गए, तो आप ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता ने बहुत ही ज़बरदस्त इसका विरोध किया हिंदू कोड बिल का। और इस हिंदू कोड बिल के बारे में ये कहा गया कि अब पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब अब कभी पारित नहीं होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हालांकि हम लोग इतने एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो अब आगे जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। आप देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सिविल कोड्स इन इंडिया, कि कैसे डिफरेंट सिविल कोड्स इंडिया में काम कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिविल कोड्स जो है हमने आपको पहले ही बताया था कि धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों, आस्थाओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं, इन पर जो है टिके होते हैं। तो आप देखिएगा कि ये रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम्स पर टिके हुए हैं, बने हुए हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि हिंदूज़ के लिए लॉ बने हुए हैं उनमें 4 धर्म ही शामिल हैं। हाँ, मेजर जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में वो हम आपको बता दें, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई हैं। ये तो देखिए सबको पता ही है, ये बताने की क्या ज़रूरत। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदू, बौद्ध, जैन जो है एक ही धर्म में शामिल माने जाते हैं, और सिख भी। ये चारों जो है हिंदूज़ के लिए जो लॉ बनते हैं वो इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। अब इसको आप आगे देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट सिविल कोड्स के बारे में। तो अगर ये उसके पहले बात करने से पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में आप देख लीजिए। हालांकि हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं पहले ही कि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो ये 1865 वाला ही एक्ट था, जो 1925 में जो है थोड़ा सा बदला गया। और ये 1925 का एक्ट आज तक लागू है। और आप देखेंगे फॉर क्रिश्चियन एंड पारसी कम्युनिटी, और दूसरा अगर कोई अदर है तो उसके लिए काम करता है। आप ध्यान रखिएगा कि 1925 के पहले जो कोचीन, त्रावणकोर, पुडुचेरी, गोवा, दमनदीप जो है ये अलग अलग रूल्स फॉलो करते थे सक्सेशन के लिए। तो इन सब को एक जैसे रूल्स के अंदर लाने के लिए जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बनाया गया। तो आप समझ गए होंगे कि 1865 के एक्ट में क्या सुधार किया गया कि जो है ये 1925 के एक्ट में तब्दील हो गया। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमने आपको बताया था बिल बनी है तो कोई बात नहीं है, और बिल नहीं बनी है तो इंटरस्टेट प्रॉपर्टी के लिए जो है कैसे डिवीज़न होगा उसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद आप देखिए कि अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और इंटरस्टेट प्रॉपर्टी है तब फिर जो है उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा। लिखा हुआ भी देखिए, इफ ए पर्सन डाइज इंटेस्टेट मीन्स विदाउट मेकिंग ए बिल अकॉर्डिंग टू द इंडियन सक्सेशन एक्ट हिज और हर प्रॉपर्टी इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग हिज लीगल हेयर्स आफ्टर द इशुएंस ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। अब उसके बाद देखिए, तो हिंदूज़ के लिए अगर आते हैं, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए ज़रा सा। अगर हिंदूज़ की बात करते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ की अगर बात करते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ जो है डिराइव फ्रॉम एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड कस्टम्स बात कर चुके हैं हम लोग। तो 2 लॉ जो है आपको दिखाई देंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956।
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में देख लीजिए, ये जो है इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार के साथ डील करता है। और जो 1955 का एक्ट है वो मैरिज और डिवोर्स के साथ डील करता है। ये ध्यान रखिएगा कि 1956, हालांकि लिखा तो है सक्सेशन और मैरिज दोनों अलग अलग, उस पर कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हिंदू वीमेन हैव इक्वल राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव द सेम एंटाइटल एज हिंदू मैन। तो महिलाओं को इस एक्ट के तहत वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक पुरुष को अधिकार प्राप्त हैं प्रॉपर्टी के संबंध में। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ आएंगे तो हमने आपको बताया पहले ही 1937 का ही इनका एक जो है केवल लॉ यही मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, हर चीज़ पे यही बात करता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वही इनके लिए कानून आता है और ये एक प्राइवेट एंटिटी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी ये मत समझ लीजिएगा। दूसरा ये भी बता दिया क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज़ के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 ही जो काम करता है। अब उसके बाद आप देखिए कि आखिरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कंट्रोवर्शियल है क्यों इस देश में। तो पहले एक चीज़ तो हमें पता गई है कि रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, इसके अलावा और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ लोग जो है इसके विरोध में हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। तो वो जो है विरोध और समर्थन के जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक निगाह देख लेते हैं और इसके बाद ही हम लोग का यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, आप देखिए जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये डाइवर्सिटी के लिए एक चैलेंज है क्योंकि अलग अलग लोगों पे अलग अलग लॉज हैं। तो अगर जो है हमने कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया तो इससे जो सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है, जो कल्चरल फैब्रिक ऑफ द कंट्री है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो अपोनेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो फिर जैसे प्रिविलेज्ड नहीं होते, आप समझेंगे ना, कुछ लोग जैसे प्रिविलेज्ड होने के लिए आदमी परेशान होता ही है। अगर किसी को विशेषाधिकार कहीं मिले हुए हैं और आप कभी छीनेंगे विशेषाधिकार उस व्यक्ति का तो छटपटाएगा तो है ही। तो जिसका भी विशेषाधिकार जाएगा उसको जो है समस्या महसूस होती ही है। तो जो अपोनेंट्स हैं, जो विरोध करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो लोग ये कहते हैं कि ये जो है हमारे जो यूनिक राइट्स हैं उनको डाइल्यूट कर देगा और डाइल्यूट करने के साथ हमारी कल्चरल ऑटोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा। मींस कल्चरल ऑटोनॉमी पे भी इस बात का असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आनी चाहिए। और जो पर्सनल लॉज होते हैं वो देखिए आप, बहुत लंबे पर्सनल लॉज का मतलब ये है कि आप समझिए कि अगर हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है या 4000 साल पुरानी है या हमारी संस्कृति जितनी भी पुरानी है, तो इतने साल लगते हैं वो मान्यताएं विकसित होने में। तो 4000 साल में विकसित हुई किसी एक चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता। तो ऐसे ही हर धर्म और हर संस्कृति के लिए है कि बहुत लंबे कालखंड में उनके अंदर ये मूल्य पनपे हैं, तो उन्हें स्वाभाविक तौर पर समस्या होगी। तो जब तक बहुत ही सुलझे मन के साथ हम लोग जो है अगर स्वागत नहीं करेंगे इस चीज़ का, तो वास्तव में समस्याजनक तो है ही सामाजिक सौहार्द के लिए। तो पर्सनल लॉज आर डीपली इंटरट्वाइंड विद द रिलीजियस आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज कम्युनिटीज़। उसके बाद तीसरा जो है कारण बनता है पॉलिटिकल कंसीडरेशंस। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है तभी उठ के आता है जिस समय जो है लोगों को अपने वोट बैंक जो है इकट्ठे करने होते हैं, अपने वोट बैंक को एक जो है इकट्ठा करने के लिए, और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं या विधानसभाएं हो गई या फिर जो है संसदीय क्षेत्र हो गए, वहाँ के वोटर्स को या लोगों को आकर्षित करने के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेंस राइट्स। तो जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो कम से कम महिलाओं के साथ ये जो भेदभाव की नीति हो रही है अलग अलग धर्मों के आधार पर, ये नहीं होगी। कम से कम उन्हें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस जैसे सारे मुद्दों पर उनके लिए समान कानून होंगे, तो उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं रह जाएंगी। और जो अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जेंडर जस्टिस कैन बी अचीव्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। कि आप ये जो कह रहे हो महिलाओं को अधिकार मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। महिलाओं को अधिकार जो है पर्सनल लॉज के रहते हुए भी मिल सकते हैं। और आगे कहते हैं कि हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड इनएडवर्टेंटली, मीन्स विपरीत तरीके से, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड इनएडवर्टेंटली इन्फ्रिंज अपॉन वीमेंस राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो हो सकता है कि उनको जो कुछ स्पेशल राइट्स मिले हों, स्पेसिफिक राइट्स हों उनके पर्सनल लॉज के वजह से, तो हो सकता है कि वो लॉज वो उनका वो प्रिविलेज ही ख़त्म हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड से।
जो ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वलिटी के लिए हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी ही चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन, ये लास्ट कॉज है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, सबके लिए कानून एक सा हो जाता है, तो जैसे हम लोग इतनी विविधता फील करते हैं, तो धीरे जब समान कानून हो जाएंगे तो हमें एक अलग तरह की जो है अखंडता जन्म लेगी, हमें एक अलग तरह का इंटीग्रेशन जन्म लेगा, एक अलग तरह की आइडेंटिटी जन्म लेगी। तो ये हमारे अंदर जो है एक सेंस ऑफ यूनिटी को डेवलप करेगा, प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी। और जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना बात करती है, तो हमारा एक सेकुलर फैब्रिक मजबूत होगा। जबकि दूसरी तरफ लोग कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में कि चूंकि ये मुद्दा जो है हाईली कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव है, हमने आपको पहले ही बोला है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स तो आप जब एक्ट देख रहे तभी समझ रहे होंगे क्यों कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इतने ज़्यादा बिलीव्स हैं, इतने ज़्यादा मान्यताएं हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है उसको। और सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि ये कोई 2-4 दिन, 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं, जब जन्म हुआ संस्कृति का और वहाँ से जिन मूल्यों का विकास होता चला आया है, वो सारे मूल्य जो है हमारे व्यवहार में इनकलकेट हुए हैं विद द टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम उन्हें इतनी ईजिली से जो है अपने अंदर से इरोड या इरेडिकेट होने दे पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लोग छोटी छोटी आदतें छोड़ नहीं पाते हैं अपनी, तो ये इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका जो भी ओपिनियन होगा तो उसको मैं ध्यान दूंगा। आगे मैं फिर से यही कहूँगा कि आप जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे लेवल पे जो है हर चीज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कोई छूटे ना, चाहे वो पीटी के लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो। तो धन्यवाद आप लोगों को।